गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस कहानी में छोटे भाई और बड़े भाई के बीच के आपस के संबंधों के बारे में और जीवन की समझ के बारे में हमने इसके पिछले भाग में पढ़ा कि किस प्रकार से छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में उम्र का फासला और उनकी कक्षाओं का फासला है और उनके बड़े भाई साहब उन्हें बताते हैं कि सिर्फ खेलना कूदने से ही तुम अपनी कक्षा में पास नहीं हो सकते और जो दिन रात मेहनत करता है उसे भी कक्षा में पास होने में 1 से 2 साल लग जाते हैं और तुम तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम तो उम्र भर इसी क्लास में पड़े रहोगे। इस तरह से उन्हें नसीहत देते हुए, उन्हें डांटते फटकारते हुए, उन्हें गलतियां बताते हुए उनका हर रोज़ गुस्से भरी बातों से उनका स्वागत करते थे। और कभी कभी तो जो लेखक जो हैं वह सोचते कि अब मुझे पढ़ना है तो वो अचानक से ही फटाफट बिना किसी शेड्यूल के अपना टाइम टेबल बना डालते और उस टाइम टेबल को अमल करने के बजाय दूसरे दिन वापस उसी खेल कूद में लग जाते और फिर से ही बड़े भाई साहब को उनको डांटने का मौका मिल जाता। ये हमने इसके पिछले भाग में पढ़ा। दूसरा भाग देखते हैं हम। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मतलब जो भाई दिन रात खेलता कूदता था वह तो पास हो गया और जो भाई दिन रात पढ़ाई करते थे वह फेल हो गए। क्यों हो गए? मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में 3 साल का अंतर, 3 साल मतलब 3 दर्जे का, 3 कक्षाओं का अंतर था। लेकिन इस बार लेखक फिर से पास हो गए और उनके जो बड़े भाई हैं वह फेल हो गए। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लेना मतलब उनकी खैर खबर लूँ कि आप कहते थे ना कि पढ़ाई करने से ही पास होते हैं। लो, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी मैं कक्षा में अव्वल आया हूँ, कक्षा में प्रथम आया हूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ता। लज्जास्पद मतलब शर्मनाक जान पड़ता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फिर से फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मतलब आप कह रहे थे कि मैं ना तो क्रिकेट खेलने जाता हूँ, ना मेले तमाशे देखने जाता हूँ, दिन रात पढ़ाई करता रहता हूँ, उसमें आपने कौन सा तीर मार लिया। फिर भी आप अपनी कक्षा में पास तो नहीं हो पाए, तो अब मैं उन्हें साफ कह दूंगा, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। मतलब भाई साहब को पता चल गया कि मेरे पास होने पर अब मुझे घमंड हो गया है। मतलब मुझ में अब क्या आ गया है, अब मेरे में मतलब रौब आ गया है। मैं अब अपने आप को घमंडी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं खेलते कूदते हुए भी पास हो गया। मेरा रंग ढंग जो है वह उन्होंने साफ देख लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो दिमाग आ गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उनके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है? यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ क्या है? बुद्धि का
विकास है। अगर आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है तो आपका किताबी ज्ञान आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय का मतलब उसका अर्थ समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप का अर्थ क्या होता है? राजा। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान नहीं करे। क्या कह रहा है कि चाहे आदमी कितना भी बुरा काम कर ले, लेकिन अगर उसके मन में अभिमान आ गया है तो उसके लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शोहेरोम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिरना मतलब अभी से तुम लापरवाह हो गए हो। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लगे। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के ही तुमने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। गलती से ही तुम्हारा रिजल्ट ऐसा आ गया, वरना तुम्हारा परिणाम ऐसा नहीं आता। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है। क्या कह रहा है कि बिना प्रयास के बड़ी चीज़ सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इसमें कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाए। मतलब हर साल अगर तुम इस तरह से ही पास होते रहे तब तो तुम सफल खिलाड़ी हो। अन्यथा क्या है, बिना प्रयास के ही अंधे के हाथ तुम्हारे बटेर लग गई। मेरे फेल होने पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना मतलब बहुत मेहनत करनी होगी, जब जाके तुम मेरे दर्जे में पास हो पाओगे। छोटी क्लास में तो मतलब छोटी कक्षा में तो आसानी से पास हो सकते हैं। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं होगा। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर का मतलब होता है 0 भी ना मिलेगा तुम्हें, अगर तुमने 7वें की जगह 8वां लिख दिया तो। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम में भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चौहरम, पंचुम लगा चले। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। मतलब जो क्या कहते हैं, हिस्ट्री में या फिर जो इतिहास है, इन सब में नाम अलग अलग नाम, एक ही नाम को द्वितीय तृतीय इस तरह से आगे बढ़ा दिया जाता था। इनको याद करना बड़ा ही मुश्किल काम था। और अगर द्वितीय की जगह तृतीय लिख दिया, 8वें की जगह 7वां लिख दिया तो सारे नंबर गायब हो जाते। इस तरह से बड़े भाई साहब जो है वो छोटे भाई को नसीहत दे रहे हैं कि तुम मेरे दर्जे में आओगे जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज या अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा था। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। इस रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ रखा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फ़ायदा ही क्या है। अब जो लेखक के जो भाई साहब हैं
वो बता रहे हैं कि ये जो बातें हमें पढ़ा रहे हैं बिना अर्थ वाली, बेसिर पैर वाली, यानी बिना अर्थ की बातों को पढ़ाना से क्या मतलब रखा है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो इन सब खुराफात, ये सारी जो खुराफात है, जो व्यर्थ की बातें हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अब यहाँ पर जो लेखक के जो भाई साहब हैं वो बता रहे हैं कि मैं अपनी कक्षा में फेल क्यों हो गया, क्योंकि अलग अलग विषयों में अलग अलग तरीके से अगर आपने एक भी अक्षर उल्टे से सीधा या सीधे से उल्टा लिख दिया, अगर आपने किताब से कुछ भी बदल दिया, तो जो परीक्षक है, जो एग्ज़ामिनर है, वो आपके सारे नंबर काट देगा। वो चाहता है कि जो भी कुछ किताब में लिखा है वैसा का वैसा ही आप अपनी जो आपकी कॉपी है, एग्ज़ाम कॉपी है, उसमें लिखें। इसीलिए भाई साहब बता रहे हैं कि इसीलिए मैं अपनी कक्षा में पास नहीं हो पाया। अब आगे हिंदी के बारे में बता रहे हैं कि कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उससे उनके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। मतलब एक टॉपिक आपको दे दिया, उस पर आपको 4 पन्ने लिखने हैं, जिसको हम 4 लाइन में बता सकते हैं, लेकिन अब नंबर चाहिए तो 4 पन्ने में लिखना पड़ेगा। ये बात बड़े भाई साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, तो शायद क्या 100-200 पन्ने लिखवाते? तेज भी दौड़िए और धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज़ नहीं है। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आटे दाल का भाव मतलब सारी बात पता चल जाएगी तुम्हें, और पापड़ बेलना मतलब जो कठिन काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें अभी लग रहा है कि मैं तो बिना पढ़े हुए ही अपने दर्जे में अव्वल आ गया, लेकिन इन छोटी कक्षाओं में कुछ नहीं रखा है। जब तुम बड़ी कक्षा में आओगे, मेरे दर्जे में आओगे, जब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर इतना तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। भयभीत करना मतलब मुझे डरा दिया। स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यह ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब इतना कुछ सुन लिया, फिर भी मेरी जो अरुचि थी, मेरी जो रुचि मतलब पुस्तकों के प्रति वैसी की वैसी ही बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ है वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। चोरों सा मतलब वापस मैं डर डर के भाई साहब के सामने से खेलने जाता और डर डर के ही घर के अंदर आता। पहले जब मैं पास हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब भाई साहब को मुझे डांटने फटकारने का अधिकार वह खो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। धन्यवाद।